पे घबरा जाइएगा। तो एक बार 8वां चैप्टर एक कल आज और कल में पढ़ लीजिएगा, फिर उसको लगाना क्वेश्चन स्टार्ट कीजिएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने अब तक क्षय और वृद्धि देख लिए थे दोष धातु मल के। अब इसके आगे ना आज छोटा छोटा सा टॉपिक रह गया था, उसको खत्म कर देंगे। उसमें ना बल और ओज के बारे में बताया गया। ठीक है, ओज आप जानते ही है, ओज बहुत बार क्वेश्चन आता है, ओज क्षय के लक्षण क्या है, ओज वितरंश, ओज व्यापत, ये बहुत कंफ्यूज करता है हम लोगों को एग्जाम में। और क्वेश्चन आता ही आता है। आप पीएससी के पेपर में देखिएगा तो वहां से क्वेश्चन आएगा कि ओज क्षय के लक्षण क्या है, ओज व्यापत के लक्षण क्या है, या ओज विस्तरंश के लक्षण क्या है। ओज का कंपेयर हमको पता है कि ओज हमारे शरीर में बल का काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने सबसे पहले ना आचार्य सुश्रुत ने ओज की जगह बल के बारे में बताया है। तो क्या है देखते हैं, बहुत छोटा बचा गया, उसको आज खत्म कर लेंगे। बल लक्षणम, बल का लक्षण क्या है, बल क्षय लक्षणम च, छोड़िए। अब इसके अंतर बल लक्षण, जो बल मतलब बल के लक्षण तथा बल क्षय लक्षण का वर्णन करते हैं। अब यहाँ से देखिए, रस आदि शुक्रांतानाम धातु नाम यत परम तेजस्त खल खल ओजस देव बल इति उच्यते। ये श्लोक आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, इसका भी रेफरेंस पूछा जा सकता है कि ओज के बारे में सुश्रुत में कहाँ पे आया है, तो चैप्टर 50 में रस आदि शुक्रांता नाम, बस इतना ही अंडरलाइन कीजिएगा। क्या है, रस आदि तथा शुक्रांत मतलब शुक्र के अंत जो भी है अंत तक धातुओं के उत्कृष्ट सार भाग को ओज कहते हैं। तो ओज का डिफिनेशन क्या है, रस आदि नाम सुक्रांता नाम धातु नाम यत परम तेज, क्या है, ओज है, तथा अपने शास्त्र की परिभाषा के अनुसार उसी का दूसरा नाम बल है। तो मतलब ये है कि ओज का नाम दूसरा नाम क्या है, बल है। और ओज क्या है, जो भी जो हमारे रस आदि धातु है, जो उसका उत्कृष्ट जो लास्ट जो सार भाग है, जो इसका इम्पोर्ट सार का मतलब हो गया जो सब कुछ छाटने के बाद जो इंपॉर्टेंट पार्ट बच गया है, वो क्या है, ओज है। जैसे किसी ने ओज को मल बोला है, किसी ने आष्टमा धातु बोला है, लेकिन सुश्रुत ने क्या बोला है, ये रस आदि धातुओं का क्या है, सार भाग है। तो ओज का डिफिनेशन हमारे 15 चैप्टर में आया। तो इसमें ना दो तीन रेफरेंस इंपॉर्टेंट था। एक तो हमने पहले आपको बता दिया दोष धातु मल वाला, एक ये रसादी शुक्रांता नाम वाला, और एक अभी लास्ट में आएगा समदोष धातु वाला, स्वस्थ की परिभाषा, वो इसी चैप्टर में है। तो रस आदि नाम शुक्रांता नाम धातु नाम, बस अंडरलाइन कर लीजिएगा, इसका आरएफ लिख लीजिएगा कि रेफरेंस आपको पता होना चाहिए। तो रस आदि तो रस आदि जो धातु उसका सार भाग को आचार्य सुश्रुत ने ओज बोला है, और उसी को दूसरा नाम बल बोला है। फिर आगे, इस बल से मांस धातु स्थिर तथा पुष्ट होते हैं। मनुष्य सर्व प्रकार के कार्यों को करने में समर्थ होता है, तथा उसका स्वर वर्ण वर्ण प्रसन्न रहता है, एवं बाह्य तथा आभ्यंतरिक मन बुद्धि और कर्म ज्ञान इंद्रिय अपने अपने कार्यों को उत्तम से प्रभावित करती है। तो उसको अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं है, ये बता रहा है ये बल या ओज के बारे में, अगर ये नॉर्मल रहता तो क्या क्या गुण होते हैं इसके लक्षण। ठीक है, यहाँ पे क्या है, फिर ये है ओज के गुण मिक्स, ऊपर तो बस बता रहा है कि नॉर्मल रहेगा तो क्या रहेगा, अब ये ओज के गुण है मान के चलिए। जैसे ओज के गुण कितने हैं, मतलब आप पढ़े हैं 10 होता है, जैसे विष होता है ना, विष के दस। गुण 10 होते हैं, तो वैसे ही ओज के गुण है यहाँ पे। सुश्रुत ने अचारक ने भी 10 ही बताया, और आप सुश्रुत का भी काउंट कीजिएगा तो दो 10 है। जैसे ओज सोमात्मक एक दो स्निग्ध शुक्ल शीत स्थिर सर विविक्त मृदु मृतशन और प्राण आयतम उत्तमम। तो आप इसमें सब लाइन अंडरलाइन मत कीजिए, ये प्राण आयतन उत्तमम ये आया हुआ क्वेश्चन, ये किसके लिए आया है, तो किसके लिए है, ये हमारा ओज के लिए है। बाकी सोमात्मक है मतलब सौम्य है, स्निग्ध है, शुक्ल है। अगर कोई पूछता है कि ओज का वर्ण कैसा है, तो देखिए कि आप कैसा वर्ण है, शुक्ल वर्ण है। वीर कैसा है, तो शीत वीर है। आप थोड़ा सा सोचिएगा तो ओज कैसा है, शीत वीर का है, शुक्ल होगा। बाकी याद करिए मत, बस इतना याद रखिए कि जो ये वाला है प्राण है, 10 गुण है, याद रखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 गुण हो गए ओज के, जिसमें से आप अंडरलाइन कीजिएगा प्राण आयतन उत्तमम। और अगर आपसे कोई जनरली पूछ ले कि ओज का क्या होता है, मतलब कि वर्ण कैसा होता है, शुक्ल वर्ण का होता है, और उसका वीर शीत वीर होता है। और बाकी यहाँ पे जो लिखा हो मृदु मितशन, मितशन का मतलब होता है कोमल। ठीक है, या मिश्रण का मतलब पिछल होता है, सॉरी। फिर क्या कह रहा है, मनुष्य का सर्व अवयव युक्त शरीर इस ओज से व्याप्त रहता है, इस ओज का शरीर में अभाव होने से मनुष्य का देह नष्ट हो जाता है। श्रियंते मतलब ये है कि इसके अभाव में शरीर नष्ट हो जाता है। आपको ये पता है कि ओज अगर नष्ट हो जाएगा तो शरीर नष्ट हो जाएगा। तो ये आपको नॉर्मली पता, अगर आपसे कोई पूछा जाता है किसके नष्ट होने पे शरीर नष्ट हो जाएगा, मान लिख दीजिएगा वात पित्त कफ, और फिर आपको लिख दिया जाए ओज, या फिर कोई भी रस रक्त मांस मेद अस्थि कुछ देकर आपको फिर ऑप्शन में ओज दिया जाएगा। तो आप याद रखिएगा कि ओज के नष्ट हो जाने पे मनुष्य का देह नष्ट हो जाता है। इस श्लोक में अंडरलाइन क्या करना था, एक तो ये लिख लीजिएगा ओज के गुण 10 है, और एक अंडरलाइन कर लीजिएगा प्राण आयतम उत्तमम, और सिरियंते शरीर नाम मतलब इसके नष्ट होने पे शरीर नष्ट हो जाता है।
तो ये वही हिंदी में भी लिखा है, किसी ने ओज को उपधातु माना है, तो भागवत ने ओज को क्या बोला है? शुक्र का मल बोला है। ठीक है। ओज के बारे में शायद आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा चरक में। पढ़ा है? कहाँ पे पढ़ा था ओज के बारे में? इसी जहाँ वहां पे भी तो, जहाँ क्षय के बारे में है वहां पे ओज के बारे में है। स्थान में है सर। जी। वहाँ अष्ट बिंदु, दो बिंदु, ये सब वहां पे बताया हाँ होगा। तो जब जब भी पढ़िए ना आप ओज के बारे में, तो वहां जो चरक में जहाँ रेफरेंस है उसको साथ में लेके पढ़िए। और इम्पोर्टेंट है ये टॉप मतलब ओज के बारे में। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ये श्लोक। इसमें से 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट थे, मैंने लाइन करवा दिया। फिर क्या कह रहा है? चोट लगने से, धातु के क्षय होने से, क्रोध करने से तथा शोक, ध्यान और परिश्रम करने से तथा भूख के कारण ओज का क्षय होता है। ओज का ये नॉर्मल जो तीनों प्रकार का क्षय है, व्यापद, विस्तृंश और ये नॉर्मल क्षय। तो उस अब इन्होंने एक क्षय बोला, फिर क्षय के 3 प्रकार बोले, व्यापद, विस्तृंश, व्यापद और क्षय। तो वो स्टेजेस हैं एक्चुअली, अगर आप सोचिएगा ना, तो सबसे पहले जो ओज थोड़ा सा कम होता है, फिर इसके बाद और ज्यादा कम होता है, व्यापक हो जाता है, फिर इसके बाद बिल्कुल क्षय खत्म ही होने लगता है। तो वो स्टेजेस है। तो इसमें कॉमन बोल दिया गया है कि मान लीजिए किसी को अभिघात, चोट लग जाती है, क्षय हो जाता है धातुओं का। फिर शोक, जो कोई बहुत गुस्सा करता है या फिर किसी से झगड़ा करता है, तो उसका भी ओज का क्षय होने लगता है। इस तरह वायु से प्रेरित तेज धातु ग्रहण स्थान अर्थात हृदय और धमनियों से निकलकर प्राणियों को अपने प्राकृतिक आहार से वंचित कर देता है। इसको छोड़ दीजिए, लाइन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको ध्यान रखना ओज का क्षय कैसा हो रहा है, नॉर्मल जैसे चोट लगने से, धातु के क्षय से, गुस्सा उस्सा करने से। अब क्या कह रहा है कि तस्य वित्रंश व्यापत क्षय ये इति लिंगानी। मतलब ये ओज की अगर क्षय के टाइप पूछेगा तो कितना है? 3 है। एक तो विस्तृंश है, फिर व्यापक है और फिर क्षय हो रहा है। ये स्टेजेस अगर आप मान लीजिएगा ना, तो सबसे पहले ओज का विस्तृंश होता है, तो उसमें कुछ 4 लक्षण होते हैं, फिर व्यापक होता है, फिर कुछ लक्षण होते हैं, फिर क्षय होता है तो उसमें कुछ लक्षण होते हैं। तो विस्तृंश में जो लक्षण हो, क्योंकि वो स्टार्टिंग का है, तो थोड़े से मतलब कह सकते हैं कि थोड़े से वीक टाइप के लक्षण दिखते हैं। व्यापक होने पे थोड़ा ज्यादा गंभीर लक्षण दिखते हैं, और क्षय होने पे बहुत बहुत ज्यादा गंभीर लक्षण दिखते हैं। तो कुछ इसमें से आता है विस्तरण के लक्षण, फिर व्यापक के लक्षण और क्षय के लक्षण, आपको याद रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले बोला गया है विस्तरण के बारे में। विस्तरण के बारे में क्या है कि संधि विश्लेष, संधियों का विश्लेष मतलब संधि का डिसलोकेशन हो जाना। गात्रा नाम सदन, दोष, च्यवन और क्रिया सन्निरोध। तो ये 4 लक्षण किसके हैं? वित्रंश के। ठीक है, इसको मैंने पता कैसे याद किया था? SGT के, मतलब 4 अल्फाबेट मैंने याद कर लिया था, ताकि हमको कभी कंफ्यूजन ना हो। मान लीजिए पेपर में सामने दिखे तो हमको ये वर्ड याद रहे, SGT के आया था। इसके लिए आया था, वित्रंश के लिए आया था। एस का मतलब हो गया संधि विश्लेष, जी का मतलब हो गया गात्र सदन, डी का मतलब हो गया दोष जवन च्यवन और के का मतलब क्रिया संरोध। मतलब वित्रंश में सबसे पहले क्या होगा? संधियों का विश्लेष हो जाएगा, मतलब संधियां डिसलोकेट हो जाएगी। फिर क्या होगा? गात्राणाम सदन, मतलब क्या होगा? मतलब बॉडी बॉडी में पेन हो रहा होगा। अगर आपके पास कोई, सोचिए कोई पेशेंट आता है, बोलता है ना मतलब हड्डियां कमजोर हो रही है, पूरी बॉडी में पेन हो रहा है। और क्या हो रहा है? दोष च्यवन, मतलब जो धातु, जो दोष है हमारा, वो अपने अपने कार्यों को अच्छे से नहीं कर रहे हैं, और क्रिया संरोध, किसी भी कार्य करने में उसको अच्छे से नहीं कर पा रहा है। तो ये स्टार्टिंग के लक्षण है। तो 4 लक्षण है SGD के: संधि विश्लेष, गात्राणाम सदनम, डी से दोष च्यवन और क्रिया संरोध। ये किसके लिए? वित्रश के लिए है। ठीक है, फिर उसके बाद आएगा व्यापक के लक्षण, मतलब ओज और भी ज्यादा बॉडी में खत्म हो गया है। तो ओज की व्यापक के लक्षण में क्या क्या है? स्तब्ध गुरु गात्रता, स्तब्ध गुरुगात्रता, वात शोफ, वर्ण भेद, ग्लानि, तंद्रा, निद्रा च व्यापन। तो इसको भी आप, इसके जो 6.6 है उसको भी याद रखिएगा। अगर आप पहले वाला याद कर लीजिएगा, लास्ट वाला आपको खुद ही याद हो जाएगा, तो सेकंड वाला, इसके अलावा जो भी आएगा वो समझिए कि वो व्यापक के है। पहले वाला आप SGD के याद कीजिए, और लास्ट वाला आप देखिएगा तो उसमें सब सब में म म करके है, जैसे मूर्छा है, मांस है, मुंह है, प्रलाप के लिए एक्स्ट्रा है, बाकी सब म म करके है। तो जहां म करके आ रहा है, तो आपको याद रखना है कि वो हमारा क्षय का लक्षण है। समझ रहे किस तरह से याद करना है आपको? मैंने जैसे याद किया, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने सिर्फ व्यापक का याद कर लिया था, सॉरी विस्तृत का याद कर लिया था, 4 वर्ड SGD के। एस का मतलब संधि विश्लेष, जी का मतलब गात्राणाम सदम, डी का मतलब दोष श्रवण, के का मतलब क्रिया संरोध। फिर व्यापक को मैंने याद ही नहीं किया, व्यापक को याद नहीं किया, फिर मैंने क्या याद कर लिया? 6 वाला। 6 में क्या है? देखिए सब मम करके है, और बीच में आपको कहीं मम नहीं है, मतलब म का मतलब मूर्छा भी है, मांस है, मुंह है और सर मरण एक है। बार फिर से बोल ठीक है, दीजिए। SG के। क्या खुशबू जी? सर अभी आपने बोला ना, एक कोड बोला SG के, संधि विश्लेषण।
इसमें है ना गात्रा संधि नाम। विश्लेष, गात्रा नाम सदम। डी से दोष च्यवन, दोष का मतलब कम हो जाना, दोष को अपने स्थानों से, च्यवन मतलब भ्रष्ट हो जाना। और के का मतलब होता है क्रिया सन्निरोध। एस जी डी हाँ के जी। मैंने बस याद कर लिया था। अब बाकी फिर व्यापक का मैंने याद नहीं किया था, क्योंकि व्यापक का लक्षण हम छोड़ देंगे। तो और बाकी क्या है, तीसरा क्या है हमारा, क्षय है। तो क्षय में क्या है, म करके, जैसे मूर्छा है, मांस है, मोह है। बस एक प्रलाप याद कर लीजिएगा कि प्रलाप जो है वो क्षय में है। बाकी मूर्छा, मांस है, ये सब क्या है, एकदम गंभीर समस्या है। बेहोश हो जाना, मरना, मोह, मूर्छा, मोह, मांस है, तो ये सब प्रलाप, ये सब क्या है, एक्सट्रीम कंडीशन है। तो आप सोचिएगा एक्सट्रीम कंडीशन कौन वाला, क्षय वाला है। फिर बाकी अगर आपको याद रखना भी है, अगर व्यापक का भी याद रख सकते हो तो याद रख लीजिए, स्तब्ध गुरु गात्रता, वातशोफ वर्ण, वातशोफ क्वेश्चन आया हुआ कि वातशोफ किसके लक्षण है, तो व्यापक के लक्षण है। वर्ण भेद किसके लक्षण है, तो व्यापक के लक्षण है। ग्लानि, तंद्रा और निद्रा किसके लक्षण है, तो व्यापक के लक्षण है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन यहाँ पे किसी को? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, ये पूछा जाता है कि इसमें से कोई सा भी लक्षण उठा के दे दिया जाएगा कि ये किसके लक्षण है। ओज 6 के, ओज व्यापक, यूपीएससी के पेपर में आया हुआ है, एक दो बार तो यूपीएससी के पेपर में आपको दिख जाएगा। पूछेंगे कि ये 6 के लक्षण है कि वृद्धि, सॉरी, विस्तरण के लक्षण है कि व्यापक के लक्षण है। तो एस जी डी के सिर्फ याद कर लीजिए, सिर्फ 4 वर्ड याद कर लीजिए, बाकी आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि एस जी टी के आपको पता चल जाएगा संदीप विश्लेष। बाकी तो ऑप्शन में आपको दिख जाएगा, मम्मा करके दिखेगा, तो आपको याद रखना कि वो उसमें गया है, हमारा 6 में गया है। कि प्रलाप यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि प्रलाप जो है वो एक्सट्रीम कंडीशन में आ रहा है। बाकी आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप इसको इंपॉर्टेंट करके यहाँ पे लिख लीजिएगा। फिर आगे, व्यापक, वितरण और क्षय से ओज के 3 दोष कहे गए हैं। अंग या संधियों का विश्लेष तथा उनमें पीड़ा। अब क्या करें ना, उसी तरह जैसे आगे भी बोला गया है, आगे जैसे वितरण और हमारा व्यापक और हमारा क्षय, इसके बारे में इसी के जैसा बल, मतलब उन्होंने पहले एक जगह बोल दिया, ओज को ही बल बोला गया है। फिर उसी तरह बल के व्यापक, बल के वितरण और विल के बल के क्षय बोल दिया है। वहां से क्वेश्चन कभी नहीं आया। जो भी क्वेश्चन आया यहाँ से क्वेश्चन आया, ठीक है ना। आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा कि बल के व्यापक के लक्षण क्या है, बल के क्षय के लक्षण क्या है, या फिर बल वितरण के लक्षण क्या है। अगर आप देखिएगा तो सेम सेम है। अंगों या संधियों का विश्लेषण होना, जो मैंने बोला था संधि विश्लेष। फिर उनमें पीड़ा, गात्रा नाम सदन। वातादि दोष का स्थान भ्रष्ट होना, मतलब कि एस जी डी मतलब दोष का चवन। और के क्रिया संरोध, तो क्रिया संरोध की जगह इन्होंने बोल दिया है थकान तथा ज्ञान इंद्रिय, कर्म इंद्रिय, मल मस आदि क्रियाओं को प्रवृत्ति न होना, मतलब वही क्रिया संरोध। यह बल विस्तरण के लक्षण है सेम ही। बल विस्तरण के लक्षण भी आप देखिएगा तो वही चारों जैसा ही है। देखिएगा तो विश्लेषण आ गया, गात्रा नाम सदन आ गया, दोष विश्लेषण आ गया, और क्या हो गया, अप्राचुर्य, अप्राचुर्य क्रिया नाम, मतलब कि वही क्रिया कोई काम नहीं कर पाना। इसी को उन्होंने बल, उसी लैंग्वेज को इन्होंने दूसरे लैंग्वेज में बोल दिया, और कुछ नहीं है। तो आपको इसको याद करने की जरूरत नहीं है। फिर क्या है, उसी तरह बल व्यापक के बारे में बोल दिया है। यहाँ पे बल व्यापक होगा, यहाँ बल नहीं छेगा, होगा, यहाँ पे बल व्यापक होगा। ठीक है, तो गुरुत्व, जैसे वहां पे स्तब्ध गुरुत्व है, ग्लानि है, तंद्रा है, निद्रा है, वातशोभ है, ये बल व्यापक के लक्षण है। तो आप बस उसका याद रखिएगा, किसका आप याद रखिएगा, हमारा ओज व्यापक का याद कीजिएगा, तो बल व्यापक का भी सेम रहेगा। आज तक क्वेश्चन कभी यहाँ से आया नहीं है, तो आप इतना नीड नहीं है इसको याद करने के लिए। फिर बल क्षय का क्या है, मूर्छा है, मार्छा है, मोह है, प्रलाप जो आपने ऊपर दिया दिया था, और अज्ञान है। बस एक्स्ट्रा क्या है, अज्ञान है। बाकी सब बल क्षय का जो वही है जो हमारा ओज क्षय का लक्षण है। मतलब उन्होंने पहले क्या बोला, ओज को बोल बोल दिया। फिर ओज के वितरण, व्यापक और क्षय, 3 लक्षण बताए। फिर उसके बाद फिर ओज के अलावा फिर बल के भी इन्होंने क्षय, वितरण और व्यापक के लक्षण में बताए। तो वो दोनों ना ओज के, वो सब ना ओज के बराबर ही है। ओज के जैसा ही सब कुछ लक्षण है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। एक्स्ट्रा बस यहाँ पे आया अज्ञान आया, वो किसके लिए, बल क्षय के लिए लक्षण आया। क्वेश्चन आज तक कभी नहीं दिखाया। तो क्वेश्चन नहीं दिखा है तो आप लोग भी इसको ज्यादा फोर्स रटने की कोशिश मत कीजिएगा। जो आप ऊपर रट लीजिएगा, ये वाला यही काफी है मेरे लिए। ठीक है, इनमें से वितरण और व्यापक की अवस्थाओं में विशेष क्रियाओं से, जो कि शरीर के बल, दोष और अग्नि के विपरीत ना हो, रोगी के बल को बढ़ाना चाहिए। ओज छह के चिन्ह संज्ञा वाले रोगी की चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। मतलब क्या कह रहा है कि जो वितरण और व्यापन से जो, जिसको मतलब ऐसे लक्षण आ रहे हैं, तो उसको क्या करना है, उसको बल को बढ़ाने वाला कार्य करना है। ठीक है, लेकिन क्या करना है, जिसका ओज के छह के लक्षण दिख रहे हैं, जैसे जिसको मूर्छा दिख रहा है, मृत्यु मरण में ही है, तो उसमें हमें कोई चिकित्सा नहीं कर रहा है, उसको हमें छोड़ देना है। तो आप ये नॉर्मली याद रखिएगा कि हिंदी में इसको अंडरलाइन कर लीजिए कि वितरण और व्यापक वालों को बल को बढ़ाना चाहिए, और ओ छह वालों की रोज की चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। वात आदि दोष की क्षीणता, रस आदि दोष की क्षीणता,
विन मूत्र मलों की क्षीणता, मतलब दोष धातु मल जो भी है सबकी क्षीणता, तथा ओज की क्षीणता में रोगी अपनी उत्पत्ति को करने वाले अन्न और पान को आकांक्षा करता है। मतलब यही कह रहा है कि मान लीजिए आपकी बॉडी में जो चीज क्षीण हो गई, मतलब दोष धातु मल क्षीण हो रहे हैं ना, तो आपको क्या होगा, आपको उसकी खाने की इच्छा होती है, उसको खाने का मतलब अन्नपान आकांक्षित, आपको लगता है कि वही चीज खाया जाए, बस यही कह रहा है, इसको भी अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं है। चीन मनुष्य जिस आहार की आकांक्षा करे, उसे उस प्रकार के आहार समुदाय के प्राप्त हो जाने से उसी क्षय का नाश हो जाता है। मतलब वही कह रहा है कि मान लो उसकी आकांक्षा हो रही है, उसको खाने का मन कर रहा है तो उसको दे दो। जिस रोगी के धातु क्षय होने से वायु कुपुत होकर संज्ञा तथा शारीरिक क्रिया को नष्ट कर देती है, और जिस रोगी का शारीरिक मानसिक तथा आत्मिक बल नष्ट हो गया, उसकी चिकित्सा करना शक्य नहीं है। सब ये सब छोड़िए, इंपॉर्टेंट नहीं है। अब यहाँ से आया दो चीजें। अब ये वाला भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रस निमित्त स्थौल्य कर्ष। स्थौल्य कर्ष कहाँ पे आया है, हमारे चरक में कहाँ पे आया है? हाँ, अष्टमी में। अष्टोन्नति अध्याय में है सर। अष्टनिंदित्य अध्याय में आया है। तो यहाँ पे वहां पे किसके किसके लिए बोला गया कि किसकी वजह से स्थौल्य और कृष्णता हो रही है, ढूंढ के बताइएगा। जैसे यहाँ पे है ना रस निमित्त, रस की वजह से ही स्थौल्य और कार्शता, मतलब आहार की वजह से ही व्यक्ति स्थौल्य और कार्श हो रहा है। पर चरक ने क्या बोला है? आहार और स्वप्न। निद्रा। निद्रा, वहां पे उन्होंने बोला निद्रा निमित्त स्थौल्य कर्ष, ठीक है। यहाँ पे आप लिख लीजिएगा चरक के अनुसार। और ये निद्रा वाले चैप्टर में आया। निद्रा वाला चैप्टर कौन सा है? थपीला हुआ है सबका। सुश्रुत पढ़ सूत्र रहे एक हैं। पुस्तक। हाँ, सुश्रुत पढ़ रहे हैं, चरक को हवा में उड़ाते जा रहे हैं। तो चरक, यहाँ पे चरक ने निद्रा निमित्त बोला है स्थौल्य कार्य से, जबकि रस निमित्त बोला है, किसने बोला? सुश्रुत ने। जो मोटापा और पतला होना रस के निमित्त है, चरक से भी अच्छा सुश्रुत ने बोल दिया है। देखिए कि आप जैसा खाएंगे वैसा ही होइएगा। आहार रस के कारण ही मनुष्य में स्थूलता तथा कृशता उत्पन्न होती है। फिर वही है, स्थूलता कैसे होगी? कफ वर्धक आहार सेवन करने वाले, अध्यसन मतलब भोजन के ऊपर भोजन करने वाले। अब बस अभी लक्षण किसके? मोटापा का। कि मान लीजिए जो कफ पूर्वक आहार करेगा, जो अध्यसन खाया हुआ है फिर भी खा रहा है, व्यायाम नहीं करने वाला, तथा दिन में शयन करने वाले, स्वभाव से ही मनुष्य को ठीक से मनुष्य का ठीक तरह से नहीं पचा हुआ अधिक मधुर आमरस समग्र शरीर में भ्रमण करता हुआ अति स्निग्ध होने से मेदो धातु को उत्पन्न करता है, तथा वो उत्पन्न मेद धातु शरीर को अधिक स्थूल बना देती है। तो इसमें स्थूल बनाने का कारण बोला गया है, तो आपको याद करने की जरूरत थोड़ी ना कि मोटा कैसे क्यों हो रहा है, ये तो आप खुद भी लॉजिक लगा सकते हैं कि कफ वर्धक आहार खा रहा है, एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, बहुत ज्यादा सो रहा है। फिर इस तरह अधिक स्थूल हुए मनुष्य में अगर जो व्यक्ति ज्यादा मोटा हो जाएगा तो उसमें क्या क्या मतलब बीमारी या लक्षण दिखेंगे? क्षुद्र श्वास, सांस लेने में दिक्कत होगी, प्यास लगेगी, भूख ज्यादा लगेगा, पिपासा, क्षुधा अधिक, निद्रा, स्वेद, शरीर में दुर्गंधित, सहसा श्वास का रुक जाना, अंगों की पीड़ा और थकान और गदवगत, मतलब अव्यक्त गदगद वाग अव्यक्त वचन, ये लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। आपको कोई लक्षण याद करने की जरूरत नहीं है कि अति स्थूल में क्या क्या लक्षण है। क्षुद्र श्वास, पिपासा, श्वेत, दुर्गंध, ये सब आप सोच सकते हैं कि हाँ भैया जो मोटा होगा तो उसको क्या, उसको भूख ज्यादा लगेगी, उसके शरीर से पसीना ज्यादा आएगा, पसीना ज्यादा आएगा तो दुर्गंध होगी। फिर उसकी आवाज इतना ज्यादा मेद हो जाएगी कि उसकी आवाज कैसा हो जाता है? भारी हो जाता है, उसकी आवाज सुनाई नहीं देती है। तो यही इसमें बोला गया कि जो मोटा हो गया उसके लक्षण क्या क्या है। फिर मेदो धातु के सुकुमार होने से वो मनुष्य सर्व प्रकार के शारीरिक चेष्टाओं में असमर्थ हो जाता है। अब जो मोटा हो जाएगा वो क्या होगा, किस उससे कुछ भी काम करवा लो नहीं कर पाएगा। कफ और मेद धातु से वो शुक्र व स्रोतोष की निध हो जाने से स्त्री संभोग करने में अधिक समर्थ नहीं होता है, तथा अन्य रसवादी स्रोतों के मार्ग भी अग्रित हो जाने से शेष उतरते धातु अधिक पुष्ट नहीं होती है, जिससे वो रोगी अल्प जीवन शक्ति वाला हो जाता है। मतलब वही बोल रहा है कि मोटापा का नुकसान क्या क्या हो रहा है ये बताया, इसके बारे में जो लक्षण वगैरह है वो बेसिकली चरक से पूछे जाते हैं। बस आपसे इंपॉर्टेंट क्या पे यहाँ पे था कि रस निमित्त है स्थौल्यकार से, बाकी इतना इंपॉर्टेंट, बाकी लक्षण वक्षण इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे का। फिर यही सब बोल रहे हैं, इसको हिंदी में एक बार बस आप पढ़ लीजिएगा। जीवन शक्ति व्याधि क्षमता के अल्प हो जाने से वो व्यक्ति प्रमेय प्रमेय पीड़िका, आपको पता ही है जो मोटा होता है किससे पीड़ित होता है? प्रमेय से पीड़ित होता है। आप आजकल जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो सबसे पहले उसको सेकेंडरी लाइफस्टाइल ही देखते हैं। प्रमेय, अब उसको प्रमेय हो गया बहुत दिनों से तो क्रॉनिक क्या हो जाएगा, फिर वो प्रमेय पीड़िका हो जाएगा। ज्वर, भगंदर, विदेदरी और वात विकार, इन रोग में से किसी रोग को प्राप्त कर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। मेद से रस व आदि स्रोतों के मार्ग धुलने से प्राय सभी रोग बलवान होते हैं, इसलिए मेद धातु को बढ़ाने वाले सभी आहार विहार का परित्याग कर देना चाहिए। तो जो मोटा और उसको क्या करना है, मेद मेद धातु को जो भी आहार विहार बढ़ा रहे हैं उसको घटा देना चाहिए।
तो इस पॉइंट में आपको सिर्फ अंडरलाइन ये कर लीजिएगा, रस निमित्त स्थौल्य कर्ष। बाकी आपको लक्षण वगैरह सब याद करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा आप सोचिएगा, आपको काम कर बन जाएगा। ठीक है, आगे हम देखते हैं। अति स्थूल रोग के उत्पन्न हो जाने पे अब कह रहा है कि ज्यादा मोटा हो गया तो उसमें क्या क्या ट्रीटमेंट करना है। आते हैं ना आपके पास पेशेंट कि सर मोटापा कम करना, मोटापा कम करना है, शिलाज तो क्या कुछ अंडरलाइन कर लीजिए, शिलाजूत का उपयोग कर सकते हैं। आपसे वाइवा में पूछा सकता है कि आपके पास कोई मोटे व्यक्ति आ गया तो कोई 5 द्रव्यों के नाम बताओ, तो आप बता सकते हैं हाँ शिलाजतु है, गुग्गलू है, गोमूत्र है, त्रिफला है, लो रसायन है, रसांजन है। तो इसमें से आपको जो भी अच्छा अच्छा नाम याद रखना, 4-5 याद रख लीजिएगा, आपसे पेपर में नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो सीधा जतु, गुगलू, गोमूत्र, तिफला चूर्ण, लौह भस्म, रसांजन, शहद, यब, मूंग, कोरदू, श्यामक, उद्यालक, बहुत सारे हैं, इतना याद करने की जरूरत नहीं है। फिर क्या कह रहा है, अब कह रहा है पतले के बारे में, वात वर्धक द्रव्यों का भोजन करने वाले, व्यायाम, स्त्री संभोग, अध्यशन, भय, अध्ययन सॉरी अध्यशन नहीं, अध्ययन, भय, चिंता, ध्यान, रात में जागना, प्यास, क्षुधा, कसाय रस एक बस अंडरलाइन कीजिएगा, जो व्यक्ति कसाय रस का भोजन करता है और थोड़ा भोजन इत्यादि करने से उपश्रोति रस धातु शरीर में पूर्ण रूप से भ्रमण नहीं करती है, तथा अल्प प्रमाण में होने से शरीर को पुष्ट नहीं करती, जिससे मनुष्य शरीर कृष हो जाता है। तो वही बोल रहा है कि कृष होने का क्या क्या कारण है। तो मान लीजिए जो बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर रहा है, वातवर्धक चीजों को खा रहा है, स्त्री संभोग कर रहा है, बहुत ज्यादा पढ़ाई भी कर रहा है, देखिए ज्यादा पढ़ने वाले लोग कैसे हो जाते हैं, दुबले पतले हो जाते हैं। जो बहुत ज्यादा टेंशन ले रहा है, भय है, चिंता है, ध्यान लगा रहा है, रात में जग रहा है, प्यास, उसको ज्यादा प्यास लग रही है, भूख मतलब क्षुधा, भूख ज्यादा लग रही है पर खा नहीं रहा है वो, और थोड़ा भोजन इत्यादि करने से उपशो तो उसकी वजह से व्यक्ति कृष हो जा रहा है। तो वो कृष व्यक्ति में क्या होगा, क्षुधा, पिपासा, शीत, उष्ण वायु, भरसा, बाहर में असमर्थ होकर वात रोग में प्राय। तो जो कृष व्यक्ति होता है उसमें कौन सा रोग होता है, वात वात रोग होता है, बस ये अंडरलाइन कीजिएगा। इसमें आप ये अंडरलाइन ये कीजिए, कसाय रस की वजह से क्या होता है, कसाय रस की वजह से व्यक्ति कृष हो रहा है, और फिर वात रोग से प्राय पीड़ित होता है, तथा सर प्रकार के कार्यों में अल्पशक्ति वाला हो जाता है। इस प्रकार का मनुष्य श्वास का आशोष, प्लीहा, वृद्धि। अब कृष व्यक्ति में देखिए जो पतला होगा ना उसमें प्लीहा वृद्धि होती है, हमने कल भी देखा था ये। जब मेद क्षय होता है तो क्या होता है, प्लीहा वृद्धि होती है। तो कृष व्यक्ति में प्लीहा वृद्धि, उदर वृद्धि। अब देखें मेरास्मस और क्वार्सिकर पेशेंट को, वो क्या होता है, ऐसे ही हो जाते हैं, पेट फुला फुला रहता है, बाकी पूरी बॉडी सूखी होती है। जो हमारा जो प्रोटीन माल न्यूट्रिशन के बच्चे होते हैं वो ऐसे ही होते हैं ना। प्लीहा वृद्धि, उदर वृद्धि, अग्निमांद, गुल्म, रक्तपित, इनमें से किसी भी रोग से प्रकार प्राप्त कर मर जाता है। तो जो कृषि व्यक्ति उसमें क्या क्या श्वास होगा, शोष होगा, प्लीहा वृद्धि, ये अंडरलाइन कीजिएगा, प्लीहा वृद्धि, और एक रक्तपित और गुल्म अंडरलाइन कीजिएगा। ये आपको लगेगा नहीं कि हाँ गुल्म भी हो सकता है उसमें। तो रक्तपित और गुल्म हो जाता है और लास्टली वो मर जाता है। उसकी प्राण शक्ति अल्प होने से सर्व प्रकार के रोग बलवान होते हैं, इसलिए शरीर को कृष करने वाला आहार विहार का परित्याग कर देना चाहिए। तो पहले पहले हमने कहा देख लिया, पहले हमने जो वो स्थौल्य व्यक्ति है उसके बारे में देख लिया, उसके क्या क्या नुकसान हो सकता है, क्या क्या बीमारी हो सकता है वो देख लिया। फिर इसी तरह कार्शिक के बारे में देख लिया कि क्या आहार विहार ले रहा है उसकी वजह से कार्य हो रहा है, और क्या क्या उसको बीमारी हो सकती है। अब जो व्यक्ति पतला दुबला है तो उसमें क्या देना है, पैस्या, पैस्या देना, क्षीर काकोली, अश्वगंधा। आप देखते हैं कहते हैं ना, ताकत बनाने के लिए अश्वगंधा लीजिए, विदारी गंधा, शतावरी, बला, अति बला, इसमें 4-5 आप लोग याद कर लीजिएगा। क्षीर, दधी, घृत, मांस, साली, षष्ठी, यव, गोधूम, दिवा, स्वप्न, ब्रह्मचर्य, बहुत सारी चीज याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसको जाने दीजिए। फिर दूध, दही, मक्खन ये सब खाएगा तो अपने मोटा हो जाएगा। आपको प्रैक्टिकल यहाँ पे देखना होगा, जब जिस व्यक्ति में करना आप यहाँ से देख के व्यक्ति को यूज करवा सकते हैं। जो मनुष्य दोनों प्रकार के, अब कह रहा है कि जो मनुष्य दोनों प्रकार के साधारण द्रव्य अर्थात ना अधिक रुक्ष ना अधिक वृहन द्रव्य का सेवन करता है, उसका रस शरीर में परिवहन करता है और समान मात्रा में धातु की वृद्धि या पोषण करता है, तथा सम धातु होने से मध्य शरीर वाला तथा सर्व प्रकार की चेष्टा को करने में समर्थ होता है, एवं क्षुधा, पिपासा, शीत, उष्ण, वर्षा, बहुत सारी चीजें बोल दी गई हैं। मतलब अगर आप नॉर्मल दोनों प्रकार का आहार खाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होता है। ऐसे मनुष्य क्या कैसे होते हैं, मध्य शरीर वाले होते हैं। इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर अधिक स्थूल और अधिक कृष मनुष्य सदा अति गरीब होते हैं। अति गरीब का मतलब होता है कि बार बार बीमार होते हैं, किंतु मध्य शरीर का मनुष्य श्रेष्ठ होता है। तो आपसे पूछा जाए कि अति ग्रहित पुरुष कौन है, अत्यंत ग्रहित पुरुष कौन है, स्थूल और कृशो, और मध्य शरीर कैसा श्रेष्ठ है। और फिर ये भी कह रहा है कि इन दोनों में स्थूल की अपेक्षा कृष्ण मनुष्य थोड़ा अच्छा होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बेस्ट कौन है तो आपको पता होना चाहिए मध्य शरीर वाला। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि अगर कोई व्यक्ति मोटा हो रहा है, कोई व्यक्ति पतला हो रहा है, तो भैया अधिक पतला व्यक्ति ज्यादा अच्छा है अधिक मोटे व्यक्ति से, यहाँ पे ये कह रहे हैं। ठीक है, ये हमको भी पता है, सुश्रुत ने यही चीज बोल दिया अपने लैंग्वेज में। फिर मिथ्या आहार विहार से कुपित दोष अपने शक्ति से रस, रक्त आदि धातुओं का नाश कर देता है।
जैसे कि ईंधन आदि से बढ़ी हुई चूल्हे की अग्नि अपनी, इसको भी जाने दीजिए। प्रत्येक मनुष्य के शरीर की हर एक बातों में भिन्नता होने एवं अस्थायी होने के से वातादि दोष रसादि दोष ये भी जाने दीजिए। इसका बस एक श्लोक लास्ट बच गया, वो इम्पोर्टेंट, बाकी कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। अब इसमें से आपको पता है सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा श्लोक है? लास्ट श्लोक, सबसे लास्ट श्लोक में आते हैं। बाकी सब बीच के श्लोक कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, पेपर नहीं, क्वेश्चन नहीं आएगा। हिंदी में आप देखना चाहे तो देख सकते हैं। बुद्धिमान चिकित्सक स्वस्थ पुरुष की हितहार विहार द्वारा रक्षा करे तथा अस्वस्थ हुए मनुष्य के दोष धातु मल यदि बढ़ गए हैं तो उसे घटावे। तो ये सब कहानी है, कहानी नहीं। इसे कर्षण और वृहन, आपको पता है कि जो व्यक्ति मोटा उसमें कर्षण क्रिया करनी है और जो व्यक्ति पतला उसमें वृहन क्रिया करनी है। मनुष्य के रोग रहित होने तक करता रहना चाहिए। इंपॉर्टेंट क्या है ये श्लोक? ये क्या है हमारा? सम दोष सम अग्नि सम धातु मल क्रिया प्रसन्न आत्मे इंद्रिय नाम स्वस्थ इति विद्यते। तो मतलब स्वस्थ की परिभाषा हमारे 15 चैप्टर में आई है। ये श्लोक याद है सबको? सम दोष सम अग्नि सम धातु मल क्रिया प्रसन्न आत्मे इंद्रिय मना स्वस्थ इति विद्यते। तो ये श्लोक रेफरेंस आप याद रखेंगे और वाइवा के टाइम पे ये श्लोक आप याद करके जाएंगे। रेफरेंस यहाँ लिख लीजिए। चरक ने कहाँ पे स्वस्थ की परिभाषा बताई है? ओ, साइलेंट मोड, अनम्यूट कर सकते हैं? सर अध्याय 1 और 30 में बताया, अध्याय 1 और 30 में, क्या क्या है? 1 में और 30 में बताया। अरे श्लोक बताओ। स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षण। क्या? स्वस्थ शास्त्र रक्षण, बताओ बताओ, सही बता रहे हो? स्वस्त्रक्षणं विकार विकार प्रशमनं च। अच्छे से बताइए। इतनी बार आतुरस्य इतने बार आप लोगों ने ये श्लोक विकार का सम मास प्रमाणस्तु सम सनो नर इंद्रिय विकार नाम न बलेन अभियुज्यते क्षुत्ति पिपासा तप स शीत व्याम संशः। याद है? सम पक्ता सम अजरा सम मास विकार संचेतसा। प्रश्न है। ये श्लोक कहाँ पे आया है? चरक संहिता के कैसे काम चलेगा ऐसे? आप लोगों ने पढ़ा है कि नहीं स्वस्थ का डिफिनेशन चरक के अनुसार? आप, मैंने जो श्लोक बोला है किसी को याद है, पढ़ा है इसमें? सम मास प्रमाण जो सम सन नर। अरे कोई कुछ बोलो भाई। से पढ़ा है। तो फिर क्यों मतलब आप लोग के लिए ही है ना, ये तो बहुत इजी श्लोक है ना, बहुत बहुत नॉर्मल चीजें हैं ये रेफरेंस तो। है। हम्म। आयु की परिभाषा, स्वस्थ की परिभाषा, दोष धातु किस परिभाषा, ये तो छोटी छोटी चीजें जो हमको मतलब मतलब हम तो बीएमएस हमारा कंप्लीट हो गया है। सब यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे होंगे, हॉस्पिटल में काम कर रहे होंगे। फर्स्ट ईयर का तो कोई नहीं है इसमें? राहुल, सर जी क्या? जी सर। बहुत बड़े बड़े डाउट आ जाते हैं लेकिन छोटे छोटे डाउट जो क्वेश्चन है उसको भी हमको क्लियर, इसलिए मैं बोलता हूँ ना कि बेसिक बहुत जरूरी है। छोटे बेसिक चीजें याद रखिए आप लोग।